तृतीय वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों के लिए भारत का भूगोल प्रथम प्रश्न पत्र और उसमें जो लास्ट वीडियो था वह था प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण के उस पठार का प्रादेशिक विभाजन, जिसमें 4 प्रादेशिक विभाजन थे, उनके बारे में हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त की। शेष उसी का अगला भाग, उसी विषय का अगला हिस्सा प्रायद्वीपीय पठार के पर्वत और पहाड़ियाँ। चूँकि विवरण में, पिछले विवरण में आया है कि जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है वह 3 ओर से पर्वतों और छोटी पहाड़ियों से आवृत है, तो इस क्षेत्र में जो ऊंचे भाग हैं पर्वत और पहाड़ियों की श्रृंखला में आते हैं, उनका विस्तार से वर्णन आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो प्रायद्वीपीय पठार पर कई पर्वत और पहाड़ी क्षेत्र फैले हुए हैं। उनका प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पहला, हमारे ही प्रांत राजस्थान में जिसकी सर्वाधिक लंबी दूरी है वह है अरावली पहाड़ियाँ, द अरावली माउंटेन्स या अरावली हिल्स। ये पहाड़ियाँ मालवा पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है और यह दक्षिण पश्चिम में अहमदाबाद से उत्तर पूर्व तक नई दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। ये चट्टानें कठोर क्वार्ट्ज, नीस और सिस्ट चट्टानों से बनी हुई सर्वाधिक प्राचीन वलित पहाड़ियाँ हैं, जो काफ़ी अपर्दन के बाद अब अपशिष्ट पर्वत के रूप में रह गई है। बहुत स्थानों पर यह विच्छिन्न पहाड़ियों के रूप में दिखाई देती है। इनकी मुख्य पहाड़ियाँ या इसका मुख्य फैलाव राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में इनकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट आबू में 1722 मीटर है। यह जिसे हम आबू पर्वत कहते हैं वहाँ पर अवस्थित है। यह पर्वत श्रेणी राजस्थान के अंदर सिरोही, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद राजसमंद, उसके बाद अजमेर, उसके बाद जयपुर होती हुई हरियाणा के अलवर और उसके आगे हरियाणा के दक्षिणी भाग से प्रवेश करती है, जहाँ यह दिल्ली के बाहरी क्षेत्र तक पहुँचती है। दिल्ली पहुँचने पर इसकी ऊंचाई सर्वाधिक रूप से न्यूनतम रह जाती है और धीरे धीरे यह मैदानी भाग में विलीन हो जाती है। यह थी अरावली पहाड़ियाँ। दूसरा है विंध्याचल पर्वतमाला। यह नर्मदा नदी के उत्तर में एक समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर फैली पर्वत श्रेणी है। आगे चलकर यह उत्तर पूर्व दिशा में मुड़ जाती है, जहाँ भारनेर और कैमूर श्रेणियों के नाम से यह विख्यात है। इसकी कुल लंबाई 1200 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई पूर्वी और पश्चिमी भागों में अलग अलग है। पूर्वी भाग में यह 500 मीटर है, मध्यवर्ती भाग में लगभग 600 मीटर ऊंची है। यह पर्वतमाला गंगा नदी के क्रम को दक्षिण भारत की नदियों के क्रम से अलग करती है। वास्तव में यह एक पर्वत श्रृंखला न होकर एक भ्रंश कगार है और उत्तर और दक्षिण के मध्य एक विशाल विस्तृत जल विभाजक यानी ग्रेट वाटर डिवाइडेड का काम करती है। दूसरा है सतपुड़ा पहाड़ियाँ। यह नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में राजपीपला की पहाड़ियों से शुरू होती है और पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा में महादेव और मेकाल के रूप में अमरकंटक तक फैली हुई है। इसकी लंबाई 900 किलोमीटर है। यह मुख्यतः बेसाल्ट और ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित पहाड़ी श्रृंखला है। इसकी औसत ऊंचाई 760 मीटर है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी पंचमढ़ी के निकट धूपगढ़ है, जो 1350 मीटर ऊंची है। यह महादेव पर्वत पर स्थित है। इसकी दूसरी प्रसिद्ध चोटी अमरकंटक, जो 1127 मीटर ऊंची है और यही नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में नदियां अनेक जल प्रपात बनाती है। जबलपुर के निकट नर्मदा नदी पर भेड़ाघाट और धुआंधार जल प्रपात बहुत अधिक प्रसिद्ध है। सह्याद्री या पश्चिमी घाट, जो पश्चिमी घाट है
उसको हम सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। यह पर्वत श्रेणी दक्षिणी पठार की पश्चिमी सीमा बनाती है और इसका ढाल घाटी की तरफ सीढ़ी नुमा है, जिसके कारण इसे पश्चिमी घाट कहते हैं। ये पश्चिम तट के समीप प्रारंभ होकर दक्षिण में सुदूर कन्याकुमारी तक लगभग 1500 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी चौड़ाई उत्तरी भाग में 50 किलोमीटर और दक्षिणी भाग में 80 किलोमीटर के आसपास है। इसकी औसत ऊंचाई 1000 से 1200 मीटर है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र और पूर्वी ढाल मंद है। यह पर्वत एक दीवार की भांति खड़ा है, जिसे पार करना अत्यधिक कठिन है। इसमें 3 दर्रे हैं जिनके द्वारा इस पर्वत को पार किया जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर इन दर्रों के नाम, सबसे पहला है जो वो है थाल घाट, दूसरा है भोर घाट और तीसरा है पाल घाट। थाल घाट 581 मीटर की ऊंचाई पर है। मुंबई और कलकत्ता के बीच में रेल मार्ग और सड़क मार्ग इसी थाल घाट से होकर गुजरता है। दूसरा है भोर घाट, वो 630 मीटर ऊंचा है और मुंबई और चेन्नई के बीच में यातायात प्रदान करता है। तीसरा है पाल घाट, काफ़ी चौड़ा गहरा दर्रा है। इसकी चौड़ाई कहीं पर 24 किलोमीटर से कम नहीं है। इसका समुद्र तल से केवल 144 मीटर ऊंचा है, जबकि आसपास की पर्वत श्रेणियाँ 1500 मीटर से लेकर 2000 मीटर ऊंची है। वस्तुतः पाल घाट एक दरार घाटी है, जिसमें से कोच्चि चेन्नई रेल मार्ग होकर गुजरता है। इसके दक्षिणी भाग में कई पहाड़ियां हैं, जिनमें नीलगिरी, अन्नामलई, पालनी, इलायची की पहाड़ियां प्रसिद्ध है। पालनी पहाड़ियों में स्थित अनईमुड़ी शिखर दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। नीलगिरी में स्थित दोदा बेटा दूसरा स्थान है, जिसकी ऊंचाई 2670 मीटर है। इलायची पहाड़ियों की तुलना में यहाँ पर बहुत ऊंची है और यहाँ पर इलायची का उत्पादन बहुतायत से होता है, इसीलिए इसे इलायची पहाड़ियाँ कहा जाता है। इस प्रकार से ये सह्याद्री या पश्चिमी घाट पूरे भारतवर्ष में उत्तर से दक्षिण की ओर समुद्र तट के सहारे सहारे फैली हुई है। और अगला है पूर्वी घाट। यह घाट दक्षिणी पठार के पूर्वी भाग पर स्थित है और उड़ीसा के पूर्वी भाग में महानदी की घाटी से प्रारंभ होकर बंगाल की खाड़ी के समानांतर चलता हुआ नीलगिरी की पहाड़ियों तक सुदूर दक्षिण में पहुंचता है। यह 1300 किलोमीटर लंबा है और इसकी चौड़ाई लगभग 200 किलोमीटर है। दक्षिण की ओर इसकी चौड़ाई 100 किलोमीटर के आसपास रह जाती है। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है और यह पश्चिमी घाट से कम ऊंचा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी तिमाई गिरी, जो समुद्र तल से 1515 मीटर ऊंची है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों ने इसको काटकर अपने मार्ग वहां पर बनाए हैं। इस प्रकार यह एक अवशिष्ट, एक टूटी फूटी पर्वत श्रृंखला के रूप में दिखाई देता है। महानदी और गोदावरी नदियों के बीच में पर्वत श्रेणी के अतिरिक्त कहीं भी कोई वास्तविक पर्वतीय लक्षण नहीं दिखाई देते। इसके विभिन्न भागों में विभिन्न नाम हैं, जैसे नल्लामलई, वैलीकोंडा, पालकोंडा, जावादी, शेवराय, इसके अलग अलग इलाके में नाम है। दक्षिण में यह नीलगिरी पहाड़ियों के निकट पश्चिमी घाट के अंतर्गत विलीन हो जाता है। इसी के साथ आज के इस प्रायद्वीपीय पठार का जो भौतिक स्वरूप था वो हमें स्पष्ट हुआ है और संक्षेप में हम इसका महत्व भी आज जानेंगे कि दक्षिणी के पठारी भाग का क्या महत्व है। प्रायद्वीपीय पठार का भारत के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कई दृष्टि से महत्व है। उसमें से पहला है खनिज। यहाँ पर ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, अन्य कई प्राचीन चट्टानें पाई जाती है, जिनमें कई खनिज उपलब्ध है। लोहा, मैंगनीज, अभ्रक, बॉक्साइट, सोना प्रमुखता से उपलब्ध है। भारत का 98% कोयला इसी क्षेत्र में पाई जाने वाली गोंडवानायुगीन चट्टानों से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त भवन निर्माण के लिए काम में आने वाले विभिन्न इलाकों में विभिन्न प्रकार के इमारती पत्थर, सड़क निर्माण के लिए तैयार की जाने वाली कंक्रीट और फर्शी और अन्य काम में आने वाले पत्थर बहुतायत से खुदाई किए जाते हैं। वन। प्रायद्वीपीय पठार के विभिन्न भागों में जहां ऊंचे पर्वत शिखर है या ऊंची पहाड़ियां हैं, वहां पर साल, सागवान, शीशम, चंदन, तेंदू के बहुमूल्य वृक्ष हैं
और उनकी लकड़ी का अपना एक मूल्य होने के साथ ही उन वनों के जो लाभ हैं अप्रत्यक्ष रूप से वो भी हमें प्राप्त होते हैं। कृषि, दक्षिण के पठार में लावा से निर्मित रेगड़ मिट्टी है, अत्यधिक उपजाऊ है और यहाँ पर कपास और गेहूँ, गन्ना, चाय, रबड़, कहवा, सिनकोना, गरम मसाले बहुतायत से पैदा किए जाते हैं। जल विद्युत, पठार से प्रवाहित होने वाली तीव्र गति से बहने वाली अधिकांश नदियां जो झरने बनाती है, जलप्रपात बनाती है, उन सब पर जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। स्वास्थ्यवर्धक स्थान, इस पठार के विस्तृत भाग में कई ऊंची पहाड़ियां हैं जिनमें स्वास्थ्यवर्धक स्थान है। पर्यटन के उद्देश्य से और भ्रमण की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्थान है। ऊटी जिसे कहते हैं, ऊटकमंडल, पंचमढ़ी, कोडाईकनाल, महाबलेश्वर, मुन्नार, थेकड़ी, इसी तरह से आपके विभिन्न ऊंचे पर्वत शिखरों पर महाबलेश्वर या अन्य जो स्थान हैं जो भ्रमण और स्वास्थ्य वर्धन के लिए है, जहाँ प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक पहुँचते हैं, उस दृष्टि से भी इस दक्षिण के पठार का अपना एक विशेष महत्व है। तो यह हमारा तीसरा भौतिक विभाग आज पूर्ण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।